Hello everyone, most welcome to Sleepy Classes platform. I am Sonpriya, your history faculty. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जहां तक यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम कंसर्न है, एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री से काफी सारे टर्म्स पूछे जाते हैं, है ना। ऑलमोस्ट हर साल एक या दो टर्म तो पूछ लेते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक सीरीज शुरू की और पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी हम इसका कवर कर चुके हैं। दिस इज पार्ट 3 ऑफ टर्मिनोलॉजी। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, वीडियो सेक्शन एक बार चेक कर लीजिएगा एंड यू कैन वॉच देम। तो आज का सेशन शुरू करते हैं और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं वाया क्वेश्चन फॉर्मेट। सो ये आपके जो सीडीएस सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स हैं वहां से टर्म्स को पिक किया गया है। तो आज का जो पहला टर्म है, जो पहला शब्द है वो है अग्रहारा। पूछा गया है कि इंडियन हिस्ट्री में अग्रहारा शब्द किस रेफरेंस में हमें देखने के लिए मिलता है। 4 ऑप्शंस हैं। पहले ऑप्शन में लिखा है कि अग्रहारा वो विलेज या लैंड होता था जो ब्राह्मणिकल क्लास को डोनेट किया जाता था, या ये अगार के फ्लावर से बनी हुई जो गारलैंड है, माला है, उसके लिए यूज़ किया जाता था, या ये वो लैंड था जो ऑफिशियल्स एंड सोल्जर्स को डोनेट किया जाता था, ग्रांट में दिया जाता था, या फिर ये वो लैंड या विलेज था जहाँ पर बेसिकली वैश्य फार्मर्स जो हैं वो सेटल्ड थे। आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दीजिए और हम इसको डिस्कस करते हैं। सो अगर हम अग्रहारा की बात करें, बहुत ही बेसिक टर्म है और आप देखेंगे दिस पर्टिकुलर टर्म वॉज यूज्ड फॉर लैंड और द विलेज सेटलमेंट्स which were donated to the ब्राह्मणिकल क्लास, अब आप देखेंगे यहाँ पे एक सिंगल ब्राह्मण भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स भी हो सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये जो ब्राह्मणिकल क्लास है जिसको ये पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड या विलेज सेटलमेंट ग्रांट में दिए जाते थे, इनका इस पीस ऑफ लैंड पे हेरिडिटरी राइट हो जाता था और इसी के साथ साथ में इट वॉज टैक्स फ्री। So the Agraharas were basically autonomous islands within the territories of various kingdoms or ruling dynasties. स्पेसिफिकली आपको साउथ इंडिया के रेफरेंस में अग्रहारा शब्द जरूर देखने के लिए मिलता है। और अगर हम बात करें कि वो जो लैंड है या विलेज सेटलमेंट है जो कि ब्राह्मणिकल क्लास को डोनेट किए जाते थे, जहाँ पे ब्राह्मणिकल क्लास का हेरिडिटरी राइट होता था एंड दिस वाज टैक्स फ्री लैंड, तो इसमें अग्रहारा के अलावा और क्या क्या टर्म्स हम यूज कर सकते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे एक टर्म है ब्रह्मदेय और दूसरा टर्म है चतुर्वेदी मंगलम। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पर? आप यहां पे देख रहे हैं ब्रह्मदेय, चतुर्वेदी मंगलम एंड अग्रहारा। ये शब्द आपकी हिस्ट्री में यूज किए जाते थे विद रेफरेंस टू द लैंड और द विलेज सेटलमेंट्स विच वर ग्रांटेड टू a single Brahmin or a group of Brahmins, and the Brahminical class then used to get hereditary right on that particular piece of land or over the village settlements, and yes, this was tax-free land. यहाँ पे स्टेट का रीच या स्टेट ऑफिशियल्स का कंट्रोल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। जो है ना आपके ब्राह्मणिकल क्लास है जिसको ये लैंड डोनेट किया जाता था, वही इसको रन करता था। आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट टर्म है उसको डिस्कस करेंगे। तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं पीडीएफ को डाउनलोड करके फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल। ओके, चलिए यहां पर पूछा गया है कि अगर हम मौर्यन एम्पायर के रेफरेंस में देखें तो वो कौन सा ऑफिशियल था जो डिस्ट्रिक्ट या अहर का हेड था, इसी के साथ साथ में रेवेन्यू अफेयर्स में प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर का काम करता था और साथ ही साथ में जो जनरल एंड मिलिट्री फंक्शंस है उसका भी इंचार्ज था। प्रौरी, रजुका, फौजदार या सिरस्दार? आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। सो अगर हम मौर्यन एम्पायर की बात करें तो आप यहां पर क्या देखेंगे कि मौर्यन एम्पायर जो है इट वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, और प्रोविंसेस के लिए क्या शब्द यूज होता था? जनपद। ये जो प्रोविंसेस हैं दे वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, जिसके लिए टर्म यूज होता था अहर, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, राइट। और डिस्ट्रिक्ट जो है इसके नीचे आपको टाउन देखने के लिए मिलेंगे एंड यहां पे क्लस्टर ऑफ विलेजेस, एंड ऑब्वियसली इसके नीचे आपको इंडिविजुअल विलेजेस जो हैं वो देखने के लिए मिलते थे। हर लेवल पे देयर वर अ ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स हु वर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट फंक्शंस। अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, अहर लेवल की, तो आप यहां पे देखेंगे 3 ऑफिशियल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक है प्रदेशिका, द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, या जिसको प्रदेशता भी कहा जाता था। प्रदेशिका को असिस्ट करने के लिए रजुकाज होते थे, तो रजुकाज वर सबऑर्डिनेट टू द प्रदेशिकाज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और ये जो रजुका हैं
अगर हम इनकी बात करें तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि ये रेवेन्यू अफेयर्स में प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर का काम किया करते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपका जो लैंड मेजरमेंट है ना, लैंड रेवेन्यू असेसमेंट है, उसमें भी इन्वॉल्व होते थे। इसी के साथ साथ में ये रजुकास जो है ये जुडिशियल ड्यूटीज भी कैरी आउट करते थे, ये जुडिशियल ऑफिशियल्स भी थे। तो ये इमीडिएट बेसिस पे लोगों को पनिश कर सकते थे या रिवॉर्ड कर सकते थे। अगर मान लीजिए कोई राइटियस बिहेवियर जो है धम बेसिकली उसके अकॉर्डिंग अपने अफेयर्स को कंडक्ट करता है तो उसको ये रिवॉर्ड भी कर सकते थे या किसी को पनिश भी कर सकते थे। तो आप यहां पे देखेंगे रजुका इज द करेक्ट आंसर। प्रदेशिका और रजुका के नीचे आप यहां पर क्या देखेंगे, युक्ता करके एक ऑफिशियल आपको नजर आएगा जो बेसिकली सेक्रेटरी का काम किया करता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अगर हम विलेजेस की बात करें तो आप यहां पे देखेंगे कि जो विलेज हेड है उन्हें ग्रामिका कहा जाता था या फिर ग्रामीणी कहा जाता था। और ये जो क्लस्टर ऑफ विलेजेस है यहां पे आपको एक ऑफिशियल देखने के लिए मिलेगा गोपा, और गोपा को असिस्ट करने के लिए आपको एक और ऑफिशियल देखने के लिए मिलेगा स्थानिका। बाकी जितने भी टर्म्स आप यहां पर देख रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके क्रोरीज, फौजदार एंड सिरसदार, ये आपके मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ये आपके मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। सो अगर हम क्रोरीज की बात करें तो आप देखेंगे कि इनको हम मुगल पीरियड में देखते हैं, एंड दीज वर बेसिकली ऑफिशियल्स हु वर इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू from a piece of land yielding on an average around 1 crore in revenue. So आप क्या देखेंगे, क्रोरीज जो हैं ये बेसिकली रेवेन्यू ऑफिशियल थे ड्यूरिंग दी मुगल पीरियड। फौजदार की अगर हम बात करें तो आप यहां पर क्या देखेंगे, ये जो हैं ये आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। अगर हम सिरसदार की बात करें तो सिरसदार जो हैं ये आपके कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हुआ करते थे। तो दे वर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स इन दी कोर्ट्स। सो क्रोरीज, फौजदार, सिरसदार ये आपके मिडाइवल पीरियड से जुड़े हुए हैं। तो करेक्ट आंसर इज रजुका। हम अगले टर्म की तरफ जाएंगे लेकिन एक छोटा सा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। सो आप यहां पे देखेंगे कि कमिंग संडे यानी कि 23 मार्च हम मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव 10 AM। कितने बजे? सुबह 10 बजे। और यहां पे 2011 से लेके 2024 तक यूपीएससी ने जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे हैं फ्रॉम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम एक मैराथन सेशन में कवर करेंगे। सो आपको 23 मार्च कमिंग संडे को सुबह 10 बजे लाइव इसी चैनल पे मेरे साथ जुड़ना है। आपकी डिमांड थी कि हिस्ट्री के पीवाईक्यूज का सेशन हम प्रीपोन करें और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रीपोन किया है। तो आपका काम है इस सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी और भी सब्जेक्ट्स के ऐसे ही मैराथन सेशंस आएंगे, डू वॉच देम। चलिए नेक्स्ट टर्म जो है इट इज कुटाग्रशाला। तो यहां पे कहा गया है कि कुटाग्रशाला ये जो शब्द है ये बेसिकली क्या था, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री ऑब्वियसली। एक ऐसी जगह जहां पे एनिमल्स या जो जानवर हैं उनको रखा जाता था, या एक ऐसी जगह जहां पे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो डिबेट किया करते थे, या एक ऐसी जगह जहां पे वेपन्स को रखा जाता था, या एक ऐसी जगह जहां पे लोग सोते थे। तो आप आंसर कर सकते हैं, आपके एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछा गया है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज बी। सो कुटाग्रशाला इसका लिटरल मीनिंग क्या है, अ हट विद अ पॉइंटेड रूफ। और आप यहां पर देखेंगे कि इस तरीके की कुटाग्रशाला जो है ये आपको फॉरेस्ट एरियाज में देखने के लिए मिलेंगी। और यहां पे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इकट्ठे होते थे एंड दे यूज्ड टू डिबेट ऑन डिफरेंट इश्यूज। और आप देखेंगे ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ये डिफरेंट फिलोसॉफी में विश्वास करते थे, इनकी अपनी अपनी फिलोसॉफी होती थी। मान लीजिए यहाँ पे 4-5 इंटेलेक्चुअल बैठे हैं और उन्होंने जो बाकी इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको कन्विंस कर लिया कि वो जो कह रहे हैं वो सही है ना। तो 4-5 इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं जिसमें से एक ने कन्विंस कर लिया बाकी को कि एक पर्टिकुलर
इशू पे, से आत्मा एग्जिस्ट करती है या नहीं, उस पे उसका जो व्यू पॉइंट है वो सही है, तो बाकी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनके जो फॉलोवर्स होते थे ये इसके डिसाइपल बन जाते थे। तो कुटाग्रशाला वॉज बेसिकली अ हट इन फॉरेस्ट एरियाज इन जनरल, wherein the intellectuals used to meet and debate on different issues, philosophical matters, and these were important if we talk about the development of philosophies in case of India. नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, और यहां पे पूछा गया है कि जजमानी सिस्टम के रेफरेंस में दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला लिखा है कि इट वॉज अ नॉन मार्केट एक्सचेंज सिस्टम, है ना, कि एक टाइप का एक्सचेंज सिस्टम है बट नॉट मार्केट बेस्ड। सेकेंड में क्या लिखा गया है कि जजमानी सिस्टम वाली ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये प्री कॉलोनियल पीरियड में काफी सारे जो विलेजेस हैं, रीजन्स हैं, उनमें काफी कॉमन थी। तीसरे में लिखा गया है कि इट वाज बेसिकली अ प्रैक्टिस जो कि कॉलोनियल प्रेशर में इंट्रोड्यूस की गई थी। यार यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये बेसिकली आइटम्स को एक्सचेंज करने के लिए एक नेटवर्क था। तो आपको बताया जजमानी सिस्टम के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो आंसर है आपका वो है सी, क्योंकि अगर हम जजमानी सिस्टम की बात करें तो ये बेसिकली ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि आपको प्री कॉलोनियल पीरियड में इंडिया के काफी सारे जो विलेजेस हैं, रीजन्स हैं, वहां पर देखने के लिए मिलेगा। अब इस सिस्टम में होता क्या था, मान लीजिए ये लैंड ओनिंग क्लास है, ये लैंड ओनिंग क्लास है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास अपना लैंड नहीं है, जो वेरियस टाइप की सर्विसेज में इंगेज्ड हैं। ये कारपेंटर हो सकते हैं, बार्बर हो सकते हैं, है ना, आपका आयरन स्मिथ हो सकता है, आपका प्रीस्टली क्लास हो सकता है। अब क्या होता था कि ये सर्विसेज प्रोवाइड किया करते थे, और जो लैंड ओनिंग क्लास है ये बदले में इनको एग्रीकल्चरल ग्रेन्स जो है ना, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिया करती थी, यानी कि एक तरीके का बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था। तो जजमान ये शब्द जो है ये आपके यजमान से लिया गया है ना, पेट्रॉन। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जो लैंड ओनिंग क्लास है वो पेट्रॉन का काम कर रही थी, जिसको जो सर्विस कास्ट है वो वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, और इसके बदले में जो पेट्रॉन्स हैं ये अपने इन क्लाइंट को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या जो ग्रेन्स हैं वो दिया करते थे। तो आप यहां देखेंगे जजमानी सिस्टम जो है ये नॉन मार्केट बेस्ड एक्सचेंज सिस्टम था, बिल्कुल सही बात है। ये प्री कॉलोनियल पीरियड में इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में एग्जिस्ट करता था, ये भी सही है। और आप यहां पर क्या देखेंगे, यहाँ पे पेट्रॉन क्लाइंट रिलेशनशिप जो है वो आपको देखने के लिए मिल रही है। कॉलोनियल प्रेशर में आप देखेंगे कि जजमानी सिस्टम को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। इनफैक्ट कॉलोनियल पीरियड में जो मार्केट इकोनॉमी इंट्रोड्यूस की गई, इट डिस्ट्रॉयड द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया और द जजमानी सिस्टम विच वाज प्रेजेंट इन द सेल्फ सफिशिएंट villages which were in existence prior to the establishment of colonial rule in India. अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और यहां पे कहा गया है कि मुगल इंडिया में जिन्स ए कामिल ये शब्द जो है ये क्रॉप्स के रेफरेंस में कैसे यूज होता था, यानी कि किस टाइप की क्रॉप्स के लिए जिन्स ए कामिल शब्द जो है वो मुगल पीरियड में यूज होता था। पैडी क्रॉप के लिए, कैश क्रॉप के लिए, जो आपके कोर्स क्रॉप है उनके लिए, या फिर आपके जो क्रॉप्स एरिड जोन में या सूखे एरियाज के अंदर ग्रो किए जाते थे उनके लिए। तो डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी से है, और आप यहां पर देखेंगे जिनसे कामिल जो है इट वाज यूज्ड टू रेफरेंस, है ना, यूज्ड टू रेफर टू द कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स यानी कि ऐसी क्रॉप्स जो प्योरली कमर्शियल रीजन से ग्रो की जाती थी, प्योरली कमर्शियल पर्पस से, मार्केट में सेल करने के पर्पस से ग्रो की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल इंडिगो, नील, ठीक है। सो जिनसे कामिल वॉज यूज फॉर कैश क्रॉप्स इन दी मुगल इंडिया, एंड कैश क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स जिनको हम नगदी फसल कहते हैं, विच आर बेसिकली प्योरली ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पसेस। योद्धास, तो यहां लिखा हुआ है कि एंशिएंट इंडिया में योद्धास जो हैं वो कौन थे।
क्या ये बुद्धिज्म का कोई सेक्ट था, जैनिज्म का कोई सेक्ट था, या कोई रिपब्लिकन ट्राइब थी, या चोलास के वासल्स थे? तो आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। अगर मैं आपको यहां पर इंडिया का मैप दिखाऊं तो आप यहां पे आपका जो पंजाब हरियाणा वाला एरिया है यहां पे योद्धा करके एक ट्राइब देखेंगे। तो योद्धास जो है ये बेसिकली एक रिपब्लिकन ट्राइब थी जो कि आपके पंजाब हरियाणा वाले एरिया में प्रेजेंट थी। इनका मेंशन जो है ये आपको आपके वैदिक टेक्स्ट में ही मिलता है। इसके बाद आप यहां पर क्या देखेंगे, यहां पे गणा संघा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया गया। ये मौर्यंस के कंट्रोल में भी रहा एंड उसके बाद देखेंगे कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में इनका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी रहा। कुशाणास के कंट्रोल में भी ये आए और आगे चल के जो गुप्ताज हैं है ना, समुद्रगुप्त जो हैं, उन्होंने अगेन योद्धास को गुप्ता टेरिटरीज के अंदर मर्ज किया। तो योद्धास जो हैं ये बेसिकली एक रिपब्लिकन ट्राइब थी जो आपके पंजाब हरियाणा वाले एरिया के अंदर मिलती है। नेक्स्ट टर्म जो है वो है उपारी, और यहां लिखा गया है कि उपारी टर्म के रेफरेंस में दिए गए स्टेटमेंट्स जो हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या उपारी जो है इट वाज अ कैटेगरी ऑफ प्रोप्रिएटरी टेन्योर अंडर द मुगल रूलर्स, जिनके प्रोप्रिएटरी या फिर ओनरशिप राइट्स होते थे लैंड पे, या ये अ कैटेगरी ऑफ टेनेंसी टेन्योर्स थे अंडर दी मराठा रूल, कॉन्ट्रैक्ट पेजेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट कल्टीवेटर्स थे इन दी मराठा रूल, या ये मराठा आर्मी में जो सोल्जर्स होते थे उनके लिए यूज किया जाता था, या फिर ये विलेज हेडमैन या गांव का जो मुखिया है उसके लिए यूज किया जाता था। तो लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था उपारी का मीन्स कॉन्ट्रैक्ट है ना, उपारी इटसेल्फ मीन्स कॉन्ट्रैक्चुअल और टेम्पररी। सो आप देखेंगे कि मराठा पीरियड में उपारी जो है इट वाज बेसिकली अ कैटेगरी ऑफ कल्टीवेटर्स जो कि लैंड को लीज पर लेके रेंट पर लेकर के खेती किया करते थे। या तो ये लैंड जो है ये स्टेट से लीज पे लेते थे है ना, या फिर जो आपके देशमुख हैं जो आपके बेसिकली ट्रेडिशनल जमींदार से इस एरिया के उनसे लीज पे लिया करते थे। तो उपारी दिस टर्म वाज यूज्ड फॉर टेनेंट फार्मर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मर्स और टेम्पररी फार्मर्स जो कि लैंड को लीज पर लेकर के कल्टीवेट करते थे, इसका एक रेंट चुकाते थे या आउटपुट जो है उसमें से एक भाग या शेयर जो है वो दिया करते थे ओनर को एज रेंट। इनका लैंड पे कोई भी ओनरशिप राइट नहीं होता था। तो यहां पर उपारी के लिए आपका बी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर कहा गया है कि पाहिकस्त जो हैं ये वो पेजेंट्स थे जो नॉन रेजिडेंट कल्टीवेटर्स थे और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लैंड को कल्टीवेट किया करते थे। यानी कि एक ऐसा किसान जो दूसरे गांव में जा रहा है जहां का वो रेजिडेंट नहीं है और वहां पे लैंड को लीज पर लेकर के खेती करता है। दूसरे में लिखा है स्टेटमेंट सेकंड में कि पाहिकस्त जो हैं वो ऐसा क्यों किया करते थे, क्योंकि या तो उनको ये जो दूसरा विलेज है यहां पे फेवरेबल टर्म्स पे लैंड मिल जाया करता था, या फिर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में आकर के है ना, मजबूरी में आकर के वो ऐसा किया करते थे कि किसी दूसरे गांव में जाके जमीन को रेंट आउट करके वहां पे खेती किया करते थे। अब आपको यहां पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले में लिखा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो स्टेटमेंट फर्स्ट को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। दूसरे में लिखा है कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इंडिविजुअली तो करेक्ट है बट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट 1 को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता। तीसरे में लिखा है स्टेटमेंट 1 ट्रू है बट स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स है, एंड लास्ट में लिखा है स्टेटमेंट 1 फॉल्स है बट स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है। आंसर लिख दीजिए फटाफट से। सो आपको 2 टर्म्स देखने के लिए मिलते हैं, एक है पाहिकस्त और दूसरा है खुद कष्ट। सो पाहिकस्त जो है ये बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। दे वर बेसिकली नॉन रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मर्स with no ownership right
ओनरशिप राइट ओवर द लैंड, ओवर द लैंड। दूसरी तरफ खुद कश्त, खुद इज सेल्फ, तो यानी कि ये कौन है, ये बेसिकली रेजिडेंट कल्टीवेटर्स हैं, तो ये जहां खेती करते हैं वहीं पे रहते भी हैं, एंड दे वर बेसिकली ओनर्स ऑफ द लैंड। सो खुद कश्त एंड पाही कश्त, ये दो टर्म्स याद रखिएगा। इस क्वेश्चन के रेफरेंस में अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सही बात है कि पाही कश्त जो है ये नॉन रेसिडेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मर्स होते थे, और इसी के साथ में क्यों ये ऐसा किया करते थे, तो इधर दूसरे विलेज में इनको फेवरेबल कंडीशंस पे लैंड मिल जाता था, या फिर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में आके, जैसे कि इनके एरिया में अगर ड्राउट हो गया या फसल उगाने लायक जमीन नहीं है, तो ये जाकर के दूसरे एरियाज में रेंट आउट किया करते थे लैंड को और वहां खेती करते थे। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। दिस मेक्स ए एज आवर आंसर। नेक्स्ट है इक्ता इन मिडीवियल इंडिया मेंट। सो मिडीवियल इंडिया के रेफरेंस में इक्ता क्या था? ये एक पीस ऑफ लैंड था जो बेसिकली रिलीजियस पर्सोनल जो है उन्हें ग्रांट में दिया जाता था फॉर स्पिरिचुअल पर्पसेस, या ये वो लैंड था जो मिलिट्री ऑफिसर्स को असाइन किया जाता था, या ये बेसिकली एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्टिविटीज के लिए दी गई चैरिटी थी, दान था, या इक्ता शब्द जो है इट वाज यूज्ड इन रेफरेंस टू द राइट्स ऑफ द जमींदार्स। आंसर कर दीजिए, बहुत सिंपल है। सो आप यहां पर देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो है आपका लैंड असाइन टू दी मिलिट्री ऑफिशियल्स। बी इज द करेक्ट आंसर। किस तरीके से? जब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं तो दिल्ली सल्तनत में हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन में इक्तादारी सिस्टम की बात करते हैं। इक्तादारी सिस्टम, इक्तादारी सिस्टम में क्या होता था, दिल्ली सल्तनत के अंदर में जितना भी एरिया होता था उस एरिया को एक्सेप्ट फॉर दी क्राउन लैंड और दी खाली शाह लैंड, रेस्ट ऑफ द जो एरिया है उसको डिफरेंट पीसेस ऑफ लैंड में इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता था, और ये जो पीस ऑफ लैंड है इसको कहा जाता था इक्ता। इस इक्ता में जो डिफरेंट मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता था, और ये जो ऑफिसर्स हैं क्योंकि मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं तो यहां पे ये लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन किया ही करते थे, साथ में जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं उनको कैरी आउट किया करते थे, है ना। यहां पे रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम है वो भी किया करते थे। अब क्योंकि ये मिलिट्री ऑफिशियल्स स्टेट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, in return for their services rather than giving them the salary they were given or they were assigned the revenue from the इक्ता। अब इस इक्ता से जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसमें इस इक्तादार की सैलरी, उसको जो कॉन्टिजेंट मेंटेन करना होता था उसकी सैलरी, है ना, जो हॉर्सेस वगैरह ट्रुप्स वगैरह मेंटेन करने पड़ते थे उसकी सैलरी, उसका जो खर्चा है वो निकालना होता था, और रेस्ट जो है वो सेंटर के पास में भेज देना होता था। सो इक्तादारी सिस्टम वाज बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री सिस्टम ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। और इक्तादारी सिस्टम जो है अगर हम इसकी बात करें तो आप देखेंगे इट इज ऑफ वेस्ट एशियन ओरिजिन। वेस्ट एशियन ओरिजिन, जब हमारे पंजाब वगैरह आपके गजनावीज के कंट्रोल में आए पहले और फिर घुरिद्स के कंट्रोल में, तो यहां पर सबसे पहले इक्तादारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन थ्रू आउट दी टेरिटरीज ऑफ दिल्ली सल्तनत इक्तादारी सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने का जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो दिया जाता है किसको? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को, राइट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पूछा गया है कि विजयनगर के रेफरेंस में अमर नायक जो है वो कौन थे? क्या ये विलेज चीफ थे, या सीनियर सिविल सर्वेंट्स थे, या ट्रिब्यूटरी चीफ्स थे, या मिलिट्री कमांडर्स थे? अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर इज डी। हम क्या देखते हैं कि विजयनगर एम्पायर जिसकी फाउंडेशन को रखा गया बाय हरिहर फर्स्ट एंड बुक फर्स्ट, यहां पर अमर
नयनकारा सिस्टम जो है इट वॉज इन एग्जिस्टेंस। और ये क्या था? अमर नयनकारा सिस्टम या आपका जो अमर नायक सिस्टम है, ये विजयनगर में एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस मिलिट्री सिस्टम था, जो कि बेसिकली दिल्ली सल्तनत के इक्तादारी सिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड था। दिल्ली सल्तनत के इक्तादारी सिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड था, लेकिन कुछ डिफरेंस भी था, बता देते हैं आपको। अब यहां पे क्या होता था कि जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, जिनके लिए टर्म यूज होता था नायक, उनको डिफरेंट एरियाज में पोस्ट किया जाता था, और ये जो टेरिटरी उनको असाइन की जाती थी उसको कहते थे अमारम। सो अमारम वॉज द टेरिटरी विच वॉज बेसिकली असाइंड टू नायक और अ मिलिट्री कमांडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। अब ये जो मिलिट्री कमांडर है, ये यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, ये सारा काम किया करता था। और नायक जो है वो अपने अंडर में एक कॉन्टिंजेंट जो है, एक टुकड़ी जो है फौज की, उसको भी मेंटेन करता था। अब यहां से आने वाला जो रेवेन्यू है वो जाता किसके पास था? नायक के पास। तो ये नायक की सैलरी होती थी, उसका जितना भी ट्रुप्स के मेंटेनेंस पे, मेंटेन करने पे, है ना, ट्रूपर्स की सैलरी में खर्चा होता था, वो यहां से निकाला करता था। कोई फिक्स्ड अमाउंट जो है वो उसको सेंटर के पास डिपॉजिट नहीं करना पड़ता था। नायक की जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो है ना प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या थी? वो थी टू सप्लाई ट्रुप्स टू द विजयनगर रूलर और टू सप्लाई ट्रुप्स टू द सेंटर whenever required. Amaram was a territory that was assigned to a military commander. The term used for military commander was नायक, और इसी से ये शब्द आया अमर नयनकारा और अमर नायक सिस्टम। दिल्ली सल्तनत से इन्फ्लुएंस था, और इसीलिए अमर नायक्स जो है उनकी जो ड्यूटी होती थी, इट वॉज ऑन सिमिलर लाइन्स टू इक्तादार्स। डिफरेंस क्या है? इक्तादार्स जो है उन्हें एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सम सेंटर को डेपोजिट करना होता था। आपके जो अमर नायक्स हैं उनका कोई ऐसा फिक्स्ड सम नहीं था जो उनको सेंटर को डिपॉजिट करना पड़े, बट हाँ, जरूरत पड़ने पे उनको फोर्सेस सप्लाई करनी पड़ती थी टू दी सेंटर। सो आई थिंक दिस इज क्वाइट सिंपल। लास्ट टर्म है आज का, बुद्धिज्म के रेफरेंस में पत्ती मोक्ष जो है उसका क्या मतलब होता है? क्या ये महायान बुद्धिज्म का डिस्क्रिप्शन है, या संघ मोनेस्ट्री के जो रूल्स होते थे उनके लिए पत्ती मोक्ष यूज होता है, या मिनांदर के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए पत्ती मोक्ष यूज होता है, या फिर ये हिनयान बुद्धिज्म के डिस्क्रिप्शन से जुड़ा हुआ है? सो आप यहां पे देखेंगे कि द करेक्ट आंसर इज बी, द रूल्स ऑफ संघ। सो आप यहां पे देखेंगे कि जो मोनेस्ट्री है, जो संघ है, वहां पर जो आपके मॉन्क्स या जिनको हम भिक्कूज एंड भिक्कुनीज कहते हैं, ये रहा करते थे, उनको एक डेफिनेट सेट ऑफ रूल्स जो हैं उनको फॉलो करना होता था। और ये कहां पर मेंशन थे? तो आपको पता होना चाहिए, द पाली टेक्स्ट विनय पिटाका। तो विनय पिटाका में जो मोनेस्टिक ऑर्डर है उससे जुड़े हुए रूल्स जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, और जो रूल्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पत्ती मोक्ष। ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वहां रहने वाले जो भिक्कूज हैं, भिक्कुनीज हैं, वो पत्ती मोक्ष या जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करेंगे। एंड हर फुल मून डे पे और जो न्यू मून डे है, यानी हर 15 दिन के गैप पर एक सेरेमनी होती थी जिसको कहा जाता था उपोसाथ सेरेमनी। और यहां पे ये जो भिक्कूज हैं, भिक्कुनीज हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, ये जो पत्ती मोक्ष है उनको रीइटरेट करते थे, अपना जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स फॉलोइंग द रूल्स और द पत्ती मोक्ष, इसको एसर्ट करते थे। और मान लीजिए कोई भिक्कू है, भिक्कुनी है, जिसने किसी रूल को वायलेट किया है, तो वो यहां पर उसको कन्फेस भी किया करता था, और अगर मैटर सीरियस होता था तो अकॉर्डिंगली उसको पनिश भी किया जाता था। तो आपको उपोसाथ एंड पत्ती मोक्ष पता होना चाहिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी रैपिड रिविजन राउंड ये आपका शुरू हो रहा है 24
मार्च से। पेड इनिशिएटिव है बट बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर, जहां पे आपकी बेस्ट ऑफ फैकल्टी जो है इंक्लूडिंग शेखर सर आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्लासेस लेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनको टाइम बाउंड मैनर में आपको कवर करवाया जाएगा, आपको रिवाइज करवाया जाएगा। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हरी अप, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आपको जरूरत लगती है तो ज्वाइन कीजिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वेबसाइट पे भी लिंक मिल जाएगी, sleepy.classes@gmail.com पर लिखकर भी आप टीम से क्वेरी एड्रेस करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।